डियर स्टूडेंट्स, तैयार हैं अब हम लोग। आज के इस क्लास में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन सेक्शन से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रिमूव टू या रिमूवल ऑफ टू का अध्ययन करेंगे। यहाँ आप लोग जानेंगे टू का इंट्रोडक्शन, टू है क्या, सेंटेंस में किस उद्देश्य से इसके प्रयोग किए जाते हैं और फिर इसको हम रिमूव कैसे करते हैं। यह आपका इंटरमीडिएट +2 एग्जामिनेशन के लिए, प्लस टीईटी, एसटीईटी या सीटेट एग्जामिनेशन के लिए अगर आप अंग्रेजी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण यह एक इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है। क्लास के साथ सावधानी पूर्वक अटेंटिवली बने रहेंगे। आप एक एक बात हम लोग समझने की कोशिश करेंगे आसानी तरीकों से और विस्तार रूप से। लुक हियर, हमारा चैप्टर होता है रिमूव टू। हालांकि इसे रिमूवल ऑफ टू के नाम से भी जाना जाता है। इसके लिए हम लोग सबसे फर्स्ट पॉइंट को देख लें, टू के बारे में जाने। टू एक एडवर्ब ऑफ डिग्री है, यानी टू को पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार एडवर्ब माना जाता है। यह एडवर्ब के कैटेगरी में आता है। फर्स्ट पॉइंट हुआ। दूसरी बातें देखेंगे, टू किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब के मात्रा, माप अर्थात डिग्री को आवश्यकता से अधिक या किसी विशेष कार्य के लिए बेकार या अनुपयुक्त होने का बोध कराता है। अब इस पॉइंट से हम लोग दो बातों को देख रहे हैं। किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब के माप, मात्रा को आवश्यकता से अधिक, यानी मान लीजिए किसी वस्तु की विशेषताएं या किसी क्रिया की विशेषताएं जितना होना चाहिए अगर उससे अधिक है तो उसको दर्शाने के लिए फॉर रिटन एंड स्पोकन इंग्लिश हम टू का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो गया किसी विशेष कार्य के लिए। कभी कभी किसी कार्य के लिए कुछ विशेष गुणों की जरूरत होती है या उस गुण की एक विशेष मात्रा की जरूरत होती है। मानिए हमें कोई काम करना हो तो इसके लिए आप में यह क्वालिटी इतनी मात्रा में होनी चाहिए, लेकिन उस क्वालिटी की मात्रा इतना अधिक है कि आप उस विशेष कार्य को नहीं कर सकते, तो उस तरह के एक्शन को दर्शाने के लिए हम टू का प्रयोग करते हैं। कैसे? लुक हियर, हियर इज अ एग्जांपल। सबसे पहले हम लोग इस पॉइंट पे ध्यान देते हैं, किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब की मात्रा को जब आवश्यकता से अधिक दर्शाना हो। उदाहरण यहाँ पे रखते हैं एक एग्जांपल, राम जितना होना चाहिए उससे अधिक मोटा है, या राम आवश्यकता से अधिक मोटा है। यह टर्म हो गया। यह बताता है कि यह जो क्वालिटी है राम का वह जरूरत से ज्यादा है, आवश्यकता से ज्यादा है, या जितना होना चाहिए प्रॉपर वे में उससे कहीं ज्यादा है। अब अकॉर्डिंग टू रूल जब आप इसे ट्रांसलेट करते हैं तो आंसर होता है राम इज टू फैट। यहाँ जो आपने देखा राम
जितना होना चाहिए उससे अधिक मोटा है, तो जितना होना चाहिए उससे अधिक हम एक सिंगल वर्ड का प्रयोग करते हैं टू। राम इज टू फैट, यानी राम जितना होना चाहिए उससे ज्यादा मोटा है। क्लियर हुआ? यानी टू एक एडवर्ब है जो किसी एडजेक्टिव के या एडवर्ब के मात्रा को, माप को आवश्यकता से अधिक होने का बोध कराता है। यहाँ तक बात समझ में आ गया कि हम टू का प्रयोग किस उद्देश्य से करते हैं। अब इसके साथ एक अन्य पॉइंट को देखिएगा। इस प्रकार के सेंटेंस को एक अन्य विधि से भी लिखा जाता है, जिसमें टू का प्रयोग नहीं होता है। इस विधि को रिमूव टू या रिमूवल ऑफ टू कहते हैं। अब हम ऊपर वाला जो सेंटेंस देख रहे हैं, राम इज टू फैट, इस सेंटेंस को एक अन्य विधि से भी लिखेंगे जहां टू का प्रयोग नहीं होता है और सेंटेंस का अर्थ जो है ना ज्यों का त्यों रह जाता है। इस विधि को रिमूव टू या रिमूवल ऑफ टू कहते हैं। कैसे? अब एग्जांपल को यहां देखिएगा। एज, इस सेंटेंस को एज अ क्वेश्चन रख लें आप। राम इज टू फैट। अब यहां इंस्ट्रक्शन को देखेंगे। रिमूव टू, यानी इस सेंटेंस से टू को हटाएं। अकॉर्डिंग टू रूल आते हैं यहां पे। सबसे पहले सेंटेंस के पैटर्न को देखिए। यह सब्जेक्ट है, यह वर्ब है, टू, और इसे एडजेक्टिव बोलते हैं। रूल होता है आप सबसे पहले जो सब्जेक्ट है उसे ज्यों का त्यों रहने देंगे, वर्ब का प्रयोग भी ज्यों का त्यों रहने देंगे, टू को छोड़ेंगे। उसके बाद जो भी हो एडजेक्टिव या एडवर्ब इसको कंपैरेटिव डिग्री में बदल देंगे। इसके बाद देन का प्रयोग करेंगे और लास्ट में इट इज प्रॉपर का प्रयोग करेंगे। हालांकि यहाँ एक अन्य टर्म भी यूज होता है जो अकॉर्डिंग टू सेंस यहाँ पे हम मैनेज करेंगे। कैसे? वह आपको एग्जांपल के तौर पे हम अन्य भी बता देते हैं। फिलहाल देखिए, इस रूल के अनुसार जब हम इस सेंटेंस का आंसर देते हैं तब राम इज टू फैट, आंसर हो गया राम इज फैटर देन इट इज प्रॉपर। अब ध्यान दीजिए, राम जितना होना चाहिए उससे अधिक मोटा है, मतलब राम आवश्यकता से अधिक मोटा है। तो एग्जाम्पल आपके सामने है रूल फर्स्ट के अनुसार। भले अगर आप ट्रांसलेशन बनाते हो तो वहां ध्यान दीजिएगा। अगर यह आपका ट्रांसलेशन का सेंटेंस है, राम जितना होना चाहिए उससे अधिक मोटा है, आप ऐसे ट्रांसलेट करेंगे तो भी सही है, अगर ऐसे ट्रांसलेट करेंगे तो भी सही है। अब यहाँ जो हमने लिखा है इट इज प्रॉपर, क्या ये हमेशा ऐसा ही रहता है? तो अगर आपको इट इज प्रॉपर लिखना हो तो किसी भी टेंस में या किसी भी सब्जेक्ट के लिए आप इट इज प्रॉपर लिखेंगे। अदरवाइज इसके कुछ वेरियस सिस्टम भी होते हैं। जैसे मान लीजिए
और करके लिखते हैं यहाँ पे इट शुड बी हैव या डू, ऐसे भी बना सकते हैं। क्यों? मान लीजिए कि यहां पर अगर स्टेट है, स्टेट के बारे में चर्चा हो रहा है तो इट शुड बी कर देंगे, पोजीशन का होगा तो इट शुड हैव कर देंगे, और एक्शन का होगा तो यहाँ एक्शन के लिए हम दूसरा टर्म यूज करेंगे। आप चाहें तो इट इज प्रॉपर या इट शुड बी और हैव का भी प्रयोग कर सकते हैं जब पोजीशन को दर्शाना होगा तब। यहां तक कोई प्रॉब्लम आपको? ओके, बात समझ में आता है? इसे नोट कीजिए। अब इसके आगे वेरियस अन्य रूल्स के बारे में अध्ययन कर लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन होंगे और कैसे चेंज करने होंगे। ओके, राइट डाउन। अब तक हमारा फर्स्ट रूल कंप्लीट हुआ, राम इज टू फैट। अब आइए सेकेंड रूल के बारे में देख ले हम लोग। यहां एक क्वेश्चन रखते हैं, राम इज टू फैट टू प्ले। बनावट पे ध्यान देंगे। राम इज टू फैट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल, इतना तो हम लोग देख लिए हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, टू और एडजेक्टिव। एक्स्ट्रा देखेंगे यहाँ पे क्या प्रयोग किया गया, टू प्लस V1, यानी जैसे कि हम सेकेंड पॉइंट में लिखे हैं कि किसी विशेष कार्य के लिए जितना होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा है, यानी इतना ना ज्यादा है कि आप कुछ भी करें या ना करें लेकिन इस काम को आप नहीं कर सकते। जैसे इसका हिंदी रूपांतरण को देख लेते हैं, एज राम इतना मोटा है कि वह खेल नहीं सकता है। जिस वर्ब का यहाँ प्रयोग किया गया, जिस एक्शन का प्रयोग किया गया, उसी एक्शन के बारे में यहाँ चर्चा किया गया है। यानी खेलने के लिए राम को जितना मोटा होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा मोटा है। राम इतना मोटा है कि वह खेल नहीं सकता है। तो कभी कभी टू जो है ना किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब की मात्रा को इतना ज्यादा बताते हैं या इतना ज्यादा इंडिकेट करते हैं कि यह किसी विशेष काम के लिए अनाउपयुक्त होता है, यानी बेकार होता है। अब यहाँ इंस्ट्रक्शन होते हैं, रिमूव टू, यानी इस टू को हटाना है तो रूल के अनुसार आएंगे। आप सब्जेक्ट को रखेंगे, वर्ब को रखेंगे, इसके बाद टू के बदले सो का प्रयोग करेंगे और एडजेक्टिव एडवर्ब को ज्यों का त्यों रहने देंगे। इस बार इसको कंपैरेटिव फॉर्म में नहीं चेंज करना है। जैसे ही टू प्लस V1 का प्रयोग होगा हम यहाँ सो का प्रयोग करेंगे, एडजेक्टिव और एडवर्ब को ज्यों का त्यों रहने देंगे। इसके बाद दैट लिखेंगे और फिर से यहाँ सब्जेक्ट को मेंशन करेंगे जो पर्सनल प्रोनाउन के रूप में रहता है, पर्सनल प्रोनाउन। इसके बाद कैन या कुड को सेलेक्ट करेंगे, फिर नॉट को रखेंगे और लास्ट में ये जो 2 प्लस V1 आप देख रहे हैं इसके लिए सिर्फ V1 का प्रयोग करेंगे। क्लियर? आप 2-3 पॉइंट पे यहाँ विशेष ध्यान देना होगा आपको। एक यहाँ सब्जेक्ट का प्रयोग है और एक यहाँ सब्जेक्ट का प्रयोग है। इसे सब्जेक्ट 1 समझ लीजिए और इसको सब्जेक्ट 2 समझ लीजिए। उसके बाद कैन और कुड है तो इसका संबंध वर्ब से होता है। अगर यह प्रेजेंट या फ्यूचर का हो तो कैन का प्रयोग करेंगे, आप पास्ट का हो तो कुड का प्रयोग करेंगे। यानी कब कैन का प्रयोग करते हैं, कब कुड का प्रयोग करते हैं, ये तो आपको पहले भी बता दिया गया है। अगर यह एक्टिविटी प्रेजेंट टाइम का है या फ्यूचर टाइम का है तो हम यहाँ कैन यूज करते हैं,
और पास्ट टाइम का है तो यहां पे कुड यूज करते हैं। फाइनल, ओके। इसे समझिएगा, सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 नोट में रखते हैं। यह जो सब्जेक्ट 1 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंगे आप, और यहां जो सब्जेक्ट 2 देख रहे हैं यह पर्सनल प्रोनाउन के रूप में अपने से सेकंड टाइम यूज किया जाता है। कैसे? अगर यहाँ पे आई का प्रयोग हो तो आप भी यहाँ आई यूज करेंगे 2 बार। क्वेश्चन में 1 बार यूज होता है, आंसर में 2 बार यूज हो जाता है। अगर यहाँ पे वी का प्रयोग हो तो आप भी यहाँ पे वी का प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ यू का प्रयोग हो तो आप भी यहाँ यू का प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ पे ही या किसी पुरुष का नाम हो तो आप यहाँ पे ही का प्रयोग करेंगे। जैसे ही इज टू फैट टू प्ले तो यहाँ भी ही का प्रयोग हो जाएगा। राम इज टू फैट टू प्ले तो भी यहाँ पे जो है ना ही का प्रयोग हो जाएगा। अगर सब्जेक्ट आपका सी हो या किसी स्त्री का नाम हो, लेडी का नाम हो, तो इसके लिए आप यहाँ पे सी का प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ पे दे का प्रयोग हो या कोई प्लुरल नाउन हो तो आप यहाँ पे दे का प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ पे ईट का प्रयोग होता हो या यहाँ पे कोई भी नॉन लिविंग थिंग हो, नॉन लिविंग थिंग हो, तो इसके लिए हम ईट का प्रयोग करते हैं। लेकिन किस जगह पे करेंगे ये आपको रूल के माध्यम से बता दिया जाएगा। सारी बातें यहां तक समझ में आ गया। अब इस चार्ट के अनुसार आप यहां पे अपना आंसर देख सकते हैं। जैसे क्वेश्चन है राम इज टू फैट टू प्ले, आंसर देखिए। राम इज सो फैट दैट, यहां ही का प्रयोग करेंगे। चूंकि यहां इज है तो यहां कैन का प्रयोग करेंगे, नॉट लिखेंगे। और ये टू प्ले जो आप देख रहे हैं इसके लिए सिर्फ प्ले का प्रयोग करेंगे, इत्यादि। यानी राम इतना मोटा है कि वह खेल नहीं सकता है। तो आप अगर ट्रांसलेशन होता है राम इतना मोटा है कि वह खेल नहीं सकता है, अगर ट्रांसलेट करना हो तो ऐसे भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, ऐसे भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। बट अगर चेंज करना हो, ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन में अगर क्वेश्चन आता है तो ऐसे आपको क्वेश्चन मिलेंगे राम इज टू फैट टू प्ले, और यह इंस्ट्रक्शन अगर होता हो रिमूव टू, तो यह हमारा आंसर होता है राम इज सो फैट दैट ही कैन नॉट प्ले। कोई दिक्कत? यहां तक बात समझ में आया? ओके, राइट डाउन। फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों रूल कंप्लीट होता है। अब हम यहां से थर्ड रूल को देखते हैं जो बिल्कुल सिमिलर टू सेकेंड रूल हो जाएगा। यहां एक क्वेश्चन है राम इज टू फैट टू बी बीटेन। आप क्वेश्चन को 2 पार्ट में समझिएगा। सबसे पहले जो मेजर पार्ट है राम इज टू फैट, ये तो फर्स्ट रूल के अनुसार ज्यों का त्यों आ गया। सब्जेक्ट वर्ब टू प्लस एडजेक्टिव, लास्ट टर्म को आप देखते हैं टू बी बीटेन। यह टू हुआ, यह बी हुआ और यह भी 3 हुआ। यानी जब आपके क्वेश्चन में 2 + b + v 3 का प्रयोग होता हो लास्ट टाइम, तो आंसर हो गया राम इतना मोटा है कि वह पीटा नहीं जा सकता है।
राम इतना मोटा है कि वो पीटा नहीं जा सकता है। 2 + b + v3, 2b + v3 हो तो हम इसे पैसिव वॉइस मान लेते हैं। यानी इस वक्त सेंटेंस का बनावट जो है ना पैसिव वॉइस में है, यानी कि वह क्रिया में सब्जेक्ट का क्वालिटी इतना ज्यादा है कि उसके साथ यह घटना नहीं हो सकती है। अब इंस्ट्रक्शन होते हैं रिमूव टू। अब रूल फॉलो करेंगे सेकेंड रूल के अनुसार। सब्जेक्ट 1 जब कहते हैं लिखिएगा, वर्ब का प्रयोग करिएगा, शो लिखिएगा। इसके बाद जो एडजेक्टिव या एडवर्ब है इसको ज्यों का त्यों रहने दीजिएगा। फिर दैट लिखिएगा। सेकेंड बार सब्जेक्ट को पर्सनल प्रोनाउन के रूप में दे दीजिएगा। इसके बाद कैन या कुड को सेलेक्ट करिएगा। फिर नॉट लिखेंगे और 2 + b + v3 जो है इसके लिए सिर्फ b और v3 का प्रयोग करेंगे, यानी दोनों जगह 2 को छोड़ेंगे। यह 2 भी छूट जाता है और यह वाला 2 भी छूट जाता है जब हम 2 को रिमूव करते हैं। और आंसर इज हियर। राम इज so fat that he can not be beaten। और जब इसके शाब्दिक अर्थ लेंगे यानी हिंदी रूपांतरण लेंगे तो सेंटेंस यह हो या सेंटेंस यह हो, दोनों का एक ही मतलब होता है। राम इतना मोटा है कि वह पीटा नहीं जा सकता है। तो ट्रांसलेशन अगर बनाना हो तो ऊपर वाले विधि से या नीचे वाले विधि से, दोनों विधि से आप बना सकते हैं। अगर ट्रांसफॉर्मेशन में यह क्वेश्चन है, इंस्ट्रक्शन है रिमूव टू, तो यह आपका आंसर हो जाता है। बोलिए कोई प्रॉब्लम? यहां तक बात समझ में आया? नेक्स्ट रूल को देख लेते हैं। रूल 4। राम इज टू फैट फॉर ए प्लेयर। यानी यहां पे जो क्वेश्चन हुआ, 1 मिनट देखिए, यहां हमने देखा राम इज टू फैट, तो ये तो फर्स्ट रूल के अनुसार हुआ। यहां जो टर्म है इस पर आप ध्यान देंगे, यह हो गया फॉर प्लस स्टेट, फॉर प्लस स्टेट। क्लियर? अब ध्यान देंगे, इसका मतलब हो गया राम इतना मोटा है कि वह खिलाड़ी नहीं बन सकता है। जब यहाँ पे कोई भी फॉर के पास अगर किसी फॉर के बाद अगर किसी नाउन का प्रयोग होता हो तो हम इसे स्टेट समझेंगे, जो आप लोगों को प्रीवियस क्लासेस में बता दिया गया है। स्टेट क्या है, पोजीशन क्या है और एक्शन क्या है। तो यहाँ हो गया राम इतना मोटा है कि वह खिलाड़ी नहीं बन सकता है। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ इंस्ट्रक्शन हुआ हमारा रिमूव टू। रूल फॉलो करते हैं, सब्जेक्ट को रखेंगे, वर्ब को रखेंगे, इसके बाद सो का प्रयोग करेंगे और तब एडजेक्टिव या एडवर्ब को ज्यों का त्यों रहने देंगे। फिर दैट लिखेंगे। सेकंड बार सब्जेक्ट को पर्सनल प्रोनाउन में चेंज करेंगे। इसके बाद कैन या कुड लिखेंगे और नॉट का प्रयोग करेंगे। ये फॉर प्लस जो स्टेट है इसके लिए बी प्लस स्टेट का प्रयोग करेंगे, यानी फॉर को छोड़ दिया जाता है और फॉर के बदले बी का प्रयोग किया जाता है। तो इस रूल के अनुसार आप आंसर लेंगे। यहां आंसर देखिएगा, राम इज टू फैट फॉर ए प्लेयर। आपका आंसर हो जाएगा राम इज
so fat that he can not be a player इत्यादि। एनीबॉडी एनी प्रॉब्लम? यहां तक क्लियर होता है? बात समझ में आ गया? ओके, राइट डाउन। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब तक के लिए हम लोगों ने 1 2 3 4 रूल्स के बारे में देखा, जहां से हमने 2 को रिमूव करने के बारे में जाना। अब इसके बाद नेक्स्ट रूल को देखते हैं 5। एक एग्जांपल लेते हैं, द कैप इज टू ए स्मॉल टू वियर। अब ध्यान देंगे, इसके पहले हम लोग देख रहे थे राम इज टू फैट। इस बार वर्ड चेंज हुआ है, पैटर्न वही है। सेकेंड रूल के भांति द कैट सब्जेक्ट वर्ब टू एडजेक्टिव 2 + V1। तो सेकेंड रूल में आप देखे थे सब्जेक्ट वर्ब टू एडजेक्टिव और 2 + V1, बिल्कुल वही पैटर्न है यहां भी, लेकिन इस बार कहने का अर्थ बदल गया। ये कैप जो है नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग, यानी यह एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सीधा सीधा डायरेक्टली किसी काम को नहीं करता है, बल्कि हम लोग इससे काम लेते हैं। तो सब्जेक्ट को यहाँ 2 तरह से इस सेक्शन में समझ लेंगे। वह सब्जेक्ट जो किसी काम को कर सकता है उसे एक्टिव सब्जेक्ट बोला जाता है, और वह सब्जेक्ट जिससे हम काम लेते हैं, यानी कि ऐसे भी सब्जेक्ट का डबल डिफिनेशन हम लोग पहले ही समझ चुके हैं, जिसके बारे में बात करते हैं वह भी एक सब्जेक्ट होता है। तो हम कैप के बारे में बात कर रहे हैं तो कैप सब्जेक्ट हुआ, लेकिन यह कैप सीधा सीधा इस पहनने वाले काम को नहीं करता है, बल्कि कैप को पहनने का काम किया जाता है। तो इस टाइप के जो सब्जेक्ट होते हैं इसे इनएक्टिव सब्जेक्ट बोला जाता है। कौन सा सब्जेक्ट बोलते हैं इसको? इनएक्टिव। मतलब इस सेंटेंस के अर्थ को समझते हैं। टोपी इतनी छोटी है कि कोई इसे पहन नहीं सकता है। ओके, लुक हियर। टोपी इतनी छोटी है कि कोई इसे पहन नहीं सकता है। अब इंस्ट्रक्शन यहां रखते हैं, रिमूव 2, यानी 2 को रिमूव कीजिए। रूल को समझेंगे। सब्जेक्ट फर्स्ट जैसा है वैसा रहने दीजिएगा, वर्ब के बाद सो लिखिएगा, इसके बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब का प्रयोग करिएगा, उसके बाद दैट, फिर सब्जेक्ट से। इस बार सब्जेक्ट आपका यहाँ फिक्स होता है। एनीवन लिखिए, एनीबॉडी लिखिए, या एनीवन लिखिए, एनीवन, एनीबॉडी, एनी भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद अगर यहाँ पे प्रेजेंट टाइम का प्रयोग हो, इज और एम हो, तो आप यहाँ पे कैन लिखेंगे। अगर वॉज वेयर हो तो कुड लिखेंगे।
आफ्टर दैट नॉट। और ये जो 2 प्लस V1 है, इसके बाद सिर्फ 2 प्लस V1 का प्रयोग करेंगे। द आंसर इज हियर, द कैप इज टू स्मॉल टू हियर, द कैप, यहां लास्ट में इट का प्रयोग करेंगे। जब नॉन लिविंग थिंग्स होता है तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट एक यहां पे हो जाएगा, एनीवन, ये भी सब्जेक्ट के ही रूप में रहेगा और ये भी सब्जेक्ट के रूप में रहेगा। यानी 3 टर्म्स जो है सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट के भांति यूज किए जाते हैं। कब? जब ये नॉन लिविंग थिंग रहता है तब। द कैट इज, शो ए स्मॉल दैट एनीवन कैन नॉट वियर इट। तो इतनी छोटी है कि कोई इसे पहन नहीं सकता है। बोलिए, बात समझ में आता है? यहां तक हमने 5 रूल्स को सक्सेसफुली बड़ी अच्छा तरीका से समझा। क्वेश्चन आपका 1 2 3 4 5 जो पैटर्न्स देखे उसके अनुसार होता है। नेक्स्ट देखेंगे, सेम एग्जांपल को रख लेते हैं। द कैप इज टू ए स्मॉल फॉर मी टू वियर। इस बार ध्यान देंगे, रूल बिल्कुल वही है, फॉर प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें एक्स्ट्रा होता है फॉर मी। यानी यहां कहने का मतलब सिर्फ अगर इतना सेंटेंस में मेंशन कर दिया जाता है तो इसका मतलब हो गया टोपी इतनी छोटी है कि मैं इसे पहन नहीं सकता हूं। टोपी इतनी छोटी है कि मैं इसे पहन नहीं सकता हूं। मैं कहां से आया? क्योंकि यहां पे जो है ना इंडिकेट कर दिया गया है फॉर मी, मतलब मेरे लिए इतना छोटा है कि इसे पहना नहीं जा सकता, मतलब मैं पहन नहीं सकता हूं। अब यहां इंस्ट्रक्शन को देखेंगे, रिमूव टू, आइए रूल को फॉलो करते हैं। सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे, सो का प्रयोग करेंगे, इसके बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब, फिर डायट। अब यहां आइए, फॉर प्लस ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं, फॉर को छोड़िएगा और इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट का रूप दे दीजिएगा। मतलब मी होगा तो आई लिखेंगे, अस होगा तो वी लिखेंगे, हिम होगा तो ही लिखेंगे, हर होगा तो सी लिखेंगे, देम होगा तो दे लिखेंगे। अगर कोई नाम हो, फॉर राम, फॉर सीता, फॉर अ बॉय, फॉर अ चाइल्ड, फॉर अ गर्ल, तो वो अगर नाउन है तो उसे ज्यों का त्यों रहने देंगे। क्योंकि जैसे कि हम पहले ही जान चुके हैं कि अगर ऑब्जेक्ट में किसी प्रोनाउन का प्रयोग ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के लिए होता है तो इनके रूप अलग अलग होते हैं, लेकिन अगर कोई नाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है तो उनका फॉर्म एक जैसा होता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता। इसके बाद कैन या वुड को सेलेक्ट करेंगे, नॉट लिखेंगे और ये 2 प्लस V1 जो आप देख रहे हैं इसको सिर्फ V1 में चेंज करेंगे और लास्ट में इट का प्रयोग करेंगे। जैसे यहां ये रूल जो है, यहां से 2 को मिस करेंगे, V1 प्लस इट का प्रयोग करेंगे और आंसर इज हियर, द कैट इज so a small that I cannot wear it। तो इतनी छोटी है कि मैं इसे पहन नहीं सकता हूं। तो यहां तक हम लोगों ने वेरियस रूल के बारे में देखा।
कुल मिलाकर के 6 पैटर्न्स को आप देखिए जहां से 2 को रिमूव किया जा सकता है। अब इससे रिलेटेड कुछ अन्य भी होते हैं, मिससेलेनियस रूल्स होते हैं जिसे आप अपने सेल्फ बुक से सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। अब जो भी आपके पास ग्रामर का किताब हो वहां से आप रिमूव टू सेक्शन को देखेंगे और वो जितना डिटेल्स दिया है आप उसका सेल्फ स्टडी करेंगे, अदरवाइज सीधा एक्सरसाइजेस पे आएंगे। ये 6 रूल्स अगर आप रिवाइज करते हैं तो इस एक्सरसाइज से दिए हुए हर एक क्वेश्चन को आप बड़ी आसानी तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आज की क्लास आपके लिए काफी हेल्पफुल हुआ होगा और आगे आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए देख रहे हैं, जिस भी टर्म के लिए पर्पस के लिए आप पढ़ रहे हैं, उस पर्पस में आप सफल हो, विशेष शुभकामनाओं के साथ। थैंक यू।